गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ रहे थे और दो लेक्चर अब तक हम आप लोगों के बीच तक प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि हम लोग अब आज जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग देखिए जिसे ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पैसेंस रखिए और पढ़ते रहिए रवि सर से। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ऑन द टाइम आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, इसलिए डोंट वरी। आपको हर एक टाइम पे ही सब कुछ हम अवेलेबल करवा देंगे, आपको सारा नोट्स वगैरह ही मिल जाएगा, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा नोट्स। तो देखिए दूसरा चीज़ हम ये आज कह रहे हैं कि आप लोगों से हम एक प्रॉमिस करवाए हैं कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग जो एसएससी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल का, वो एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। और जब भी आपको सीनियर हो सबको बताइए कि हाँ अभी एसएससी का बैच ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का जो है कि यहाँ से रिजल्ट हो। और होगा ही, मुझे पता है ना कि कैसे कराना है, क्या कराना है। तो चलिए हम लोग, ये बात तो होते रहेगी, लेकिन हाँ आपको जो फॉर्मेलिटी, आपको जो कहा गया है उसको एक बेहतर तरीके से आप एक बार करके तो देखिए, आप फील करिएगा कि यहाँ से वेस्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्टार्ट करिए और इसको शेयर करवाइए, लाइक करवाइए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए गेज आखिर गेज क्या होता है। ठीक है, चलिए उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये एक स्लीपर होता है, स्लीपर पे क्या होता है, दो रेल लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेल कहते हैं। इन दोनों रेल के जो इनर फेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इनर फेस के बीच में जो डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ये इनर फेस में, दोनों इनर फेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जो टॉप है ना, देखिए ये टॉप हुआ, इस 14 mm नीचे, इस दोनों के टॉप से 14 mm नीचे जाते हैं। ठीक है, इस दोनों के टॉप से 14 mm नीचे, यहां पे से कितना हो गया, ये देखिए यहां से ये इतना, ये कितना नीचे आते हैं, 14 mm नीचे। तो 14 mm नीचे आके इसको मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इस दोनों फेस के बीच में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जैसे ये आपका गेज हो गया, और कहां पे मेजरमेंट करते हैं, 14 mm इसके नीचे मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए उसी चीज को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कि गेज क्या होता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल इज नोन एज क्या, गेज। देखिए उसी चीज को हम लोग डिफाइन किए हैं, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। ठीक है, देखिए वहीं पे नोट में एक पॉइंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेज इज मेजर्ड बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल्स 14 mm बिलो द टॉप ऑफ द रेल। क्लियर है क्या सभी लोग को। ठीक है, अब दूसरा देखिए टाइप ऑफ गेज। अब देखिए गेज क्या होता है, बहुत डिफरेंट तरीके का होता है। अब देखिए इंडिया में जो मोस्टली यूज होता है, जैसे पहले के जमाने में क्या नैरो गेज, मेटल गेज भी यूज होता था। तो देखिए अब गेज का नाम किस बेसिस पे पड़ता है, उसके विड्थ पे, इसके ओपनिंग जो है ना, उसके ओपनिंग के विड्थ पे इसका नाम पड़ा। ठीक है, पहला क्या है, ब्रॉड गेज, जो कि इंडिया में ज्यादातर यही यूज होता है। ब्रॉड गेज कितने mm का होता है, 1676 mm की इसकी ओपनिंग होती है, मतलब इसका गेज होता है। अब इसको फीट में अगर बात करते हैं तो 5 फीट 6 इंच होता है। मीटर गेज हुआ, कितना हुआ, 1000 mm हो गया। ये इसका कितना होता है, फीट, अगर फीट में बात करें तो 3 फीट और 3.5 इंच होता है। नैरो गेज 762 होता है, और देख रहे हैं 762 होता है, और इसको फीट में देखा जाए तो 2 फीट कितना है, 6 इंच होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड गेज होता है, जो कि जैसे कि ज्यादातर जैसे ये अमेरिका वगैरह में है, यही स्टैंडर्ड गेज यूज होता है वहां पे। उसका गेज विड्थ कितना होता है, 1435, और इसका अगर फीट में बात करें तो 4 फीट 8.5 इंच होता है। केप गेज जैसे कि रसिया वगैरह में यूज होता है ये। ठीक है, तो 1067, और इसका विड्थ, इसका अगर मान लीजिए फीट में बात करें तो कितना होता है, 5 फीट। इसका अगर हम लोग केप गेज का अगर हम लोग बात करें तो 5 फीट इतना इंच होता है। ठीक है, नहीं ये मिसप्रिंट हो गया हम लोगों से, ये मिसप्रिंट ये हुआ है कि देखिए इसमें मिसप्रिंट क्या हुआ है कि वो आपको हम बता दें।
इसमें देखिए मिस प्रिंट कभी कभी हो जाता है, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। तो उसको हम सही करा देते हैं तुरंत। कितना होता है आपको, 3 फीट 6 इंच होता है। ये मिस प्रिंट हो गया है, डोंट वरी, ठीक है। ये कितना होता है, 3 फीट 6 इंच होता है। ये याद रखना, इंडिया में ये अपना यूज होता है, ये यूज होता है, ये इन तीनों जैसे गेज विड्थ ही पूछ देता है कभी कभी, जैसे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, कहेगा बताओ इसका गेज विड्थ क्या होता है, जैसे बीजी का ब्रॉड गेज का गेज विड्थ क्या होता है, मीटर गेज का क्या होता है, नैरो गेज का क्या होता है। तो यही सब बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेज विड्थ कहाँ मेजर किया जाता है, टॉप से 14 mm नीचे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग पॉइंट पे, अगला पॉइंट अब आते हैं। देखिए चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है कि देखिए गेज जो है, चॉइस ऑफ गेज। अब देखिए गेज जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ गेज, ठीक। अब देखिए इसका सारा डिटेल आपको नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट, पैसा, कॉस्ट कंसिडरेशन। अब जो हम लोग कॉस्ट होता है, सबसे पहला बात तो वही हो जाता है कि कॉस्ट जो है किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे देयर इज ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे अगर आप जैसे जैसे प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, कैसे, जितना ज्यादा आप लैंड एक्वायर करिएगा, जितना ज्यादा लैंड एक्वायर करिएगा आप, जितना ज्यादा अर्थवर्क करिए, मतलब कि अर्थवर्क मतलब क्या, कटिंग कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तो उतना ही ज्यादा स्लीपर लगाना पड़ेगा, ब्लास्ट जितना ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा ये सब चीज यूज करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि जितना ज्यादा गेज हमारा वाइडर रहेगा, जितना ज्यादा गेज हमारा वाइडर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरा है कि देखिए कि अब जैसे मोर और लेस जितने भी स्टेशंस बनाए जाते हैं, मोर और लेस जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ, जैसे स्टेशन होता है, जैसे स्टेशन हो गया, बिल्डिंग हो गया, जैसे स्टाफ के रहने के लिए जो भी आप स्टाफ के रहने के लिए जो भी क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, लेवल है, क्रॉसिंग है, सिग्नल है, ये लगभग हर एक स्टेशन पे बनाया जाता है, ठीक है। तो मोर और लेस इसका जो कॉस्ट होता है वो लगभग सेम रहता है, हर एक गेजेस पे लगभग सेम रहता है। ये नहीं कि हाँ ब्रॉड गेज करेंगे तो ज्यादा लगेगा, मतलब थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। जो तो यही सारा इसमें हम लोग पॉइंट लिख देंगे कि देखिए पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि देयर इज ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वो इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होगा। देयर इज ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द कॉस्ट एज लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा हम लैंड को इसके अंदर यूज में लाएंगे, लैंड एक्विजिशन, अर्थवर्क, स्लीपर, ब्लास्ट इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि वाइडर द गेज मोर इज द कॉस्ट, वाइडर द गेज मोर इज द कॉस्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशन लेवल क्रॉसिंग, जैसे पॉइंट एंड क्रॉसिंग सब आगे लिखना है, लेवल क्रॉसिंग, क्वार्टर,
क्वार्टर, जैसे जो स्टाफ के रहने के लिए, चाहे जो इंजीनियर्स हैं उनको रहने के लिए, ड्राइवर्स के रहने के लिए जो डिजाइन किया जाता है, आर मोर और लेस इक्वल फॉर each गेजेस। हर एक गेज के लिए क्या होता है, ये इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो ये सब सारा जो पॉइंट्स जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो एकदम भूलना नहीं है, इस सारे पॉइंट्स को एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि ये आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्टली यहीं से ये सब, जैसे आपको जो क्वेश्चन आएगा क्या देगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच चॉइस ऑफ गेजेस डिपेंड्स, तो ये सब सारा पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट जो होगा आपका क्या, ट्रैफिक कंसिडरेशन। देखिए ट्रैफिक कंसिडरेशन जो है, अब देखिए अब हम लोग ये वाला टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए जितना ज्यादा वाइडर गेज होगा उस पर उतना ही लार्जर, मतलब क्या, उस पर उतना ही ज्यादा लोड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, उतना ही बोगी वाला ट्रेन, उतना ही ज्यादा, जैसे 20, 25, 30 बोगी वाला ट्रेन, और उसमें उतना ही ज्यादा लोड हम लोग लोडिंग उस पर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जितना ज्यादा वाइडर होगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एक दिन में आप कोई लिमिट नहीं है कि मतलब 50-60 उस पर रेलगाड़ी चला सकते हैं, और कितना भी वेट का, मतलब कि वाइडर द गेज ग्रेटर इज द पोटेंशियल, वाइडर द गेज लार्जर वैगन्स और कोचेस कैन बी रन। ठीक, दूसरा कि चलिए ये सब सारा पॉइंट चलिए हम लिख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि वाइडर द गेज क्या है, ये तो वाइडर द गेज लार्जर वैगन्स, जैसे नहीं देखते हैं कि बहुत सारा जैसे मालगाड़ी वगैरह होता है, बहुत सारा व्हीकल्स वगैरह को अपने ऊपर क्या होता है लोडिंग करके लेके जाता है, तो वही वैगन्स, लार्जर वैगन्स एंड कोचेज इट कैन कैरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि ए वाइडर गेज हैज greater potential ही रहने दीजिए ना, उसी समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, तो ये जरा पॉइंट हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है कि जैसे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, गेज चाहे जैसे देखिए कोई गेज हम लोग चॉइस करते हैं तो उसके अब मान लीजिए कि वहां के फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री पे भी डिपेंड करता है। मतलब जिस एरिया से हमको मान लीजिए ट्रैक लेकर जाना है तो वहां पे कौन सा गेज दें, जैसे मान लीजिए फिजिकल फीचर्स क्या है, जैसे मान लीजिए हिली एरिया है, अब वहां पे क्या है बहुत ज्यादा कटिंग नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड गेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहां पे क्या है नैरो गेज, मीटर गेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो वहां के फिजिकल अपीयरेंस पे भी डिपेंड करता है कि हिली एरिया है क्या है, मतलब फ्लैट एरिया है, स्मूथ एरिया है, किस तरह का है, तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हिली एरिया है तो वहां तो अब ब्रॉड गेज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं जैसे मीटर गेज ही, नैरो गेज ही, जो सुटेबिलिटी के अनुसार कि वही हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा क्या है यूनिफॉर्मिटी इन गेज। अब देखिए कुछ ऐसा भी होता है फैक्टर कि हम लोगों को वैसा गेज प्रोवाइड करना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम एरिया में आपको एक गेज रहे, ताकि क्या हो कि रेलवे अगर मान लीजिए रेल को इधर से आ रहा है और एक ही गेज रहेगा तो वो आगे चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है जैसे यहाँ तक एक गेज है तो यहाँ के बाद दूसरा गेज हो गया था, अब यहाँ पे ट्रेन को क्या होगा, उसको ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा, पैसेंजर को क्या होगा उतरना पड़ेगा। तो अब जैसे ये आपका क्या होगा मल्टी गेज आएगा तो ये प्रॉब्लम को, अब ये पैसेंजर को क्या होगा प्रॉब्लम होगा कि यहाँ से फिर अनलोडिंग अपना सारा सामान उतारेगा, खुद उतरेगा और दूसरे ट्रेन में जाएगा, तो ये क्या होगा इसको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है। ट्रेन की स्पीड लिमिट कम हो जाए, जैसे मान लीजिए अब आता तेजी से आता फिर निकल जाता, वैसे है कि अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है तो उसकी स्पीड स्लो करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, डिले होगा,
ठीक है। तो ये सब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक, तो तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो ये सब देख ही लीजिए आप लोग। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका क्या है चॉइस ऑफ वेज का, कि वही कि फिजिकल फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब परेशान नहीं होइएगा, आपको सारा नोट्स में हम प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हम लोग जो है देखिए एकदम साफ बेहतरीन तैयारी करना है और कोशिश ये करेंगे जैसे जैसे हमारा डिग्री जैसे ही कंप्लीट होगा ना, वो जेईई वगैरह में जॉब ले लेना है, एकदम इस तरह से प्रिपरेशन करना है हम लोग। ठीक है, दूसरा है, तीसरा पॉइंट इसका है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। अब उसका जो फिजिकल फीचर्स मतलब कि प्लेन एरिया है, फ्लैट एरिया है, क्या है, उस पे भी ये चीज डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको कि इन्फॉर्मिटी, आपको तीसरा पॉइंट जो है इन्फॉर्मिटी ऑफ गेज। जैसे अभी आपको हम बोलेंगे कि अगर गेज इन्फॉर्म रहेगा तो ट्रेन का जो है स्पीड लिमिट ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी जो आपको प्रॉब्लम बताए हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मिटी गेज में इन्फॉर्मिटी नहीं रहेगा, इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, एक ही तरह का गेज होना चाहिए, ब्रॉड गेज मतलब ब्रॉड गेज रहे। ठीक है, तो अब ट्रेन को क्या है कि इंजन वगैरह चेंज नहीं करना, हमारे पैसेंजर को डिफिकल्टीज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है। दूसरा ये भी इन्फॉर्म गेज रहता है तो उसका लाइफ ज्यादा रहता है। क्लियर? तो देखिए ये पॉइंट लिख दे रहे हैं कि दिस एनेबल्स द, मतलब कि ये हेल्प करता है दिस एनेबल्स द स्मूथ स्पीडी, मतलब हाई स्पीड पे, एंड efficient ऑपरेशन ऑफ ट्रेन। क्लियर है? तो ये सब आपको क्या हो गया, चारों को चारों फैक्टर ध्यान में रखना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या था, कॉस्ट था। दूसरा पॉइंट क्या था, आपका ट्रैफिक कंसिडरेशन था। तीसरा पॉइंट क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री है। चौथा पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मिटी ऑफ गेजेस है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट जो है आपको गेज चॉइस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मल्टी गेज जैसे ही होता है तो पैसेंजर को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है वो भी देख लेते हैं। देखिए अब कि प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मल्टी गेजेस मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ दूर ब्रॉड गेजेस है, कुछ दूर क्या आपका हो गया नैरो गेज हो गया। तो ये अब इस ड्यूरेशन में कि पैसेंजर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे पहला हम क्या कह रहे हैं, इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर। अब देखिए इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर का क्या हुआ, मतलब कि देखिए इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए अब जैसे ही ट्रैक जैसे ही चेंज हुआ तो अब क्या होगा, इस पर से लोगों को उतर कर दूसरे ट्रेन में, अब जैसे ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, सामान पूरा उतारना पड़ेगा, क्या होगा इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने पड़े। जैसे मान लीजिए बूढ़े हैं, जो ओल्ड मैन हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे ये ट्रेन पहुंचा उस टाइम पे अगला ट्रेन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ये दूसरा ये भी हो सकता है, पैसेंजर को डिफिकल्टीज फेस करने को मिल सकता है। दूसरा क्या है कि जो फास्ट मूवमेंट नहीं हो पाएगा ट्रेन का। तो दूसरा पॉइंट है कि हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। हिंड्रेंस टू फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब सामान, मतलब ये देखिए यहां पे हो जाएगा मालगाड़ी, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट है,
ठीक है। तीसरा पॉइंट है डिफिकल्टी। अब देखिए जैसे क्या होगा ना, जैसे आपको जब चेंज करना, जब रेल वगैरह चेंज करना होता है तो इसके मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इसमें काफी डिफिकल्टीज फेस, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी लो होता है मल्टी गेजेस का। तो देखिए डिफिकल्टीज देखिए तो डिफिकल्टीज इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे इसका है, मान लीजिए हम एक कोई, जैसे अब इसका मतलब समझा देते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ट्रक आया, उस ट्रक में केवल हम मान लीजिए ब्रॉड गेज वाला सामान मंगाए हैं, अब इसके बाद क्या है मल्टी गेज है, तो स्पेशली क्या होगा अब उसके लिए दूसरा नैरो गेज वगैरह हो गया, डायमीटर गेज हो गया, इधर ब्रॉड गेज है, तो दोनों के लिए स्पेशली अलग अलग हमको टेक्निकल इक्विपमेंट भी यूज करना पड़ेगा, चाहे अलग अलग व्हीकल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसपे हमको ये रेल्स प्रोवाइड मंगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, और भी देखिए और भी क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए देखिए अब अब जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी को हम ठेका दे दिए कि हमको इतना ब्रॉड गेज चाहिए, तो एक ही कंपनी के थ्रू अगर मंगा रहे हैं तो हमको क्या होगा, इकोनॉमिकल फायदा भी मिलता है। और जैसे अब कुछ सामान यहाँ इस कंपनी से मंगा रहे हैं, कुछ सामान इस कंपनी से मंगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अगर कोई कंपनी से हम बहुत ज्यादा माल मंगाते हैं तो वहां से क्या होता है, हमको रिबेट भी मिलता है, मतलब छूट भी मिलता है, और अब कुछ कम मंगाएंगे तो कम छूट मिलेगा। तो ये सब क्या होता है कि आपको अब जो पैसा मान लीजिए सरकार का पैसा बचेगा तो दूसरे फंड में लगाया जाएगा, क्लियर है। तो ये सब फायदा होता है। दूसरा देखिए तो डिफिकल्टी, दूसरा है आपका कि डिफिकल्टीज इन फ्यूचर गेज कंस्ट्रक्शन, जो भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना उसी से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफिकल्टी, देखिए तो डिफिकल्टीज इन ट्रांसशिपमेंट, मतलब वही मूवमेंट की ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। जैसे क्या हो गया, अब जैसे वही बात बोले हम कि आपको जैसे क्या है कि यहां से यहां तक मान लीजिए मालगाड़ी आया, फिर इसके बाद दूसरा मालगाड़ी है, तो अब इसमें क्या होगा, पूरा गुड्स को अनलोड करना पड़ेगा, फिर हमको दूसरे पे लोडिंग करना पड़ेगा। ये सब सारा क्या है, डिफिकल्टीज हैं जो कि हमको पैसेंजर को और हमको या मूवमेंट में, ट्रेन के मूवमेंट में ये सब डिफिकल्टीज हमें फेस करने को मिलेगा। तो ये सब क्या था कि ये सब हमारे गेजेस के बारे में थे, और भी बहुत सारे डिटेल में हम देखिए, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, इसलिए ताकि आपको क्या हो, कंपटीशन का अभी से ही आपको ये रूबरू होते जाइए, आपको पता भी नहीं चले कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे जाइएगा, चाहे बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है बीटेक भी करते हैं, चाहे वो देखेंगे क्या करिए, ये सर तो हमको पहले डिप्लोमा में ही पढ़ा चुके हैं और हम तो ये कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं इससे। तो ये क्या है एकदम मतलब बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया है आज के डेट में कि आप हम लोग क्या है कि इतना ज्यादा टफ हो गया है, तो पहले से अगर प्रिपरेशन नहीं करते हैं ना तो मालूम बाद में चलेगा कि 3 साल 4 साल लग रहा है, हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और मालूम चलेगा कि सर हम क्या पढ़े हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो यही सब रीजन होता है कि पहले से बैकग्राउंड तैयार करना होता है, वो काम हम लोग अभी से कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आप जो प्रॉमिस किए हैं उसको निभाना है, इसको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि हम लोग अपने एसएससी जेई का जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी ईयर से, वो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट ये मिल सके, ठीक है। और रिजल्ट के लिए आप टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट तो यहीं से होगा, वो तो फिक्स है, ठीक है। क्योंकि देखिए जहां पे जैसे बहुत सारी कोचिंग्स है उसमें आपको ये नहीं पता है कि कैसे, मतलब भीड़ में बैठे हुए हमको पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करना है और कैसे करना है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो सके, ठीक है, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट हो सके। सो थैंक यू दोस्त, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देन बहुत जल्दी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, और फीडबैक जरूर दीजिए आप अपना कि सर हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या डिफिकल्टीज हो रहा है, तो फीडबैक जरूर चैट सेक्शन में जरूर आप फीडबैक मेंटेन करिए, ताकि और जितना ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, इसको शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि वो देख सकें कि कितना बेहतरीन जो है आपको सुविधा मिल रहा है, कितना बेहतरीन आपको जो क्वालिटी मिल रहा है उस चीज को, ठीक है। थैंक यू।